अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। खालिस्तान हामी अमृतपाल और उसके 9 साथियों को पंजाब पुलिस ने हफ्ते के रोज़ अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़े केस में की गई। अमृतपाल के 6 साथियों को हफ्ते की दोपहर जालंधर से मोगा की तरफ जाते वक्त पकड़ा गया। वहां पंजाब पुलिस के घेरा डालते ही अमृतपाल खुद गाड़ी में बैठकर भाग निकला। पुलिस की करीब 100 गाड़ियों ने लगभग 1.5 घंटा पीछा करने के बाद उसे जालंधर के नकोदार एरिया से दबोच लिया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। 2 लोगों को अमृतसर और एक को मोगा में उसके खेतों से गिरफ्तार किया गया। इस बीच माहौल बिगड़ने के अंदेशे के चलते पंजाब में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई हैं। रियासत में इतवार की दोपहर 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS खिदमत बंद रहेंगी। रियासत के फाजिलका और मुख्तार जिले में सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है। उधर अमृतपाल की गिरफ्तारी की मुखालिफत में मोहाली में मुजाहरे शुरू हो गए। वहां चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर लगे इंसाफ मोर्चा में मौजूद लगभग 150 निहंगा नंगी तलवारें और डंडे लेकर सड़क पर उतर गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स समिट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में मुनक्किद हो रही है। इस मौके पर PM मोदी ने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का इनॉग्रेशन किया। वज़ीर आज़म ने बायर सेलर मीट और एग्जीबिशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि भारत की तजवीज़ और कोशिशों के बाद ही यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया है। जब ये साल मनाया जा रहा है तब हिंदुस्तान इस मुहिम की सदारत कर रहा है। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया 2 तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है,
इस पर खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हफ्ते के रोज दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश की तरक्की को और रफ्तार देगी, साथ ही दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का एक जीता जागता सबूत साबित होगी। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जूझ रही है। इस संदर्भ में आज के आयोजन का महत्व और भी अधिक है। साथियों, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस पर हर भारतीय को गर्व है और हमें खुशी भी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं। मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। यह आवश्यक है कि हम अपनी कनेक्टिविटी के हर स्तंभ को सुदृढ़ करते जाएं, चाहे वह परिवहन के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, बिजली की ग्रिड की बात हो या डिजिटल क्षेत्र में। जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। मुझे याद है कि कई वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने 1965 से पहले की रेल कनेक्टिविटी बहाल करने के अपने विजन के बारे में चर्चा की थी और उसी समय से दोनों देशों ने मिलकर इस पर बहुत प्रगति की है। इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश को ऑक्सीजन आदि भेजने में सुविधा रही। उनके इस दूरदृष्टि भरे विजन के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, बिजली के क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग बहुत सफल रहा है। आज भारत बांग्लादेश को 1100 मेगावाट से अधिक बिजली सप्लाई कर रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट भी चालू हो गई है।
इसका उदाहरण हमने पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भारत यात्रा के समय किया था और अब हम दूसरी यूनिट को भी जल्दी चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जहां आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हफ्ते के रोज डिजिटल पेमेंट में यूजर्स की शिकायतों को जल्द दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी डिजिटल पेमेंट में यूजर्स को कभी कभी अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म का पता लगाने में मुश्किल होती है। कोची में पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओ कॉन्फ्रेंस में शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स में जनता का विश्वास यानी यकीन हासिल करने के लिए एक ऐसे मैकेनिज्म की अवेलेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है जिसके जरिए यूजर्स की शिकायतों को जल्द से जल्द हल किया जा सके। These developments in the United States, especially over the last 1 week and thereafter, drive home the importance of ensuring prudent asset liability management, robust risk management and sustainable growth in liabilities and assets, undertaking periodic stress tests and building up critical buffers for any unanticipated future stress. Now I have highlighted too many points, so let me read this sentence again so that the point I am able to put across. Now, more specifically, these developments in the banking system in the United States drive home the importance of ensuring, number one, prudent asset liability management, robust risk. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में डेयरी इंडस्ट्री के 49वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इससे खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत का दूध यानी मिल्क प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा है। अमित शाह हफ्ते से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो वहां अलग अलग पब्लिक इवेंट्स में शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि 1970 में 6 करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन होता था। उसके साथ ही हिंदुस्तान दूध की कमी वाला मुल्क था, लेकिन आज 58 करोड़ लीटर पर डे दूध का प्रोडक्शन है और दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही हो रहा है। डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का मॉडल, जैसा मैंने आगे बताया, आय, पोषण, पशुधन की सुनिश्चितता, मानव हित का सुरक्षा, रोजगारी और महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सारे डायमेंशन को छूते हुए पूरी व्यवस्था में से किसान और उपभोक्ता के बीच में से बिचौलियों को समाप्त कर सबसे ज्यादा मुनाफा किसान के पास पहुंचे, इस प्रकार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है। मित्रों, मैं आज आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव का मॉडल जो अच्छा मॉडल बना है, इसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं आज अमूल की सफलता का भी जिक्र करना चाहता हूं। अमूल का 2021 का ग्रुप टर्नओवर 53,000 करोड़ है। 36 लाख किसान परिवार अमूल परिवार के साथ जुड़े हैं। 18,500 ग्रामीण डेयरिया और 18 जिला कक्षा के दूध संघ मिलकर ये चमत्कार किया है और 87 मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया है और आज दूध के उत्पादन में भारत का हिस्सा 21% हुआ है। इसमें अमूल मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ मध्य डेयरी, विजय, सांची, वेरका, वीटा, सुधा, पराग, नंदिनी, हमारी कई ब्रांड ने न केवल देश विश्व में नाम अर्जित करा है और लगभग 27 संस्थाएं ऐसी बन चुकी है जो विश्व के व्यापार को कंट्रीब्यूट करती है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास हो, इसके लिए देश के सहकारिता मंत्री के नाते मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस डेयरी क्षेत्र का
360 डिग्री विकास करने का काम नरेंद्र मोदी। अडानी ग्रुप की दो कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों में यानी बीएसई और एनएसई ने लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स एएसएम फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में डाल दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों के मुताबिक इतवार यानी 18 मार्च से माफ कीजिएगा हफ्ते के रोज 18 मार्च से अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में चले जाएंगे। अभी ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेज में थे। बीएसई और एनएसई ने सर्कुलर में कहा कि 20 मार्च से अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 2 से स्टेज 1 में डाल दिया जाएगा। वहीं पिछले हफ्ते अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाला गया था। एएसएम फ्रेमवर्क के तहत शेयरों को शॉर्टलिस्ट करने के पैरामीटर्स में हाई लो वेरिएशन, क्लाइंट कंस्ट्रक्शन माफ कीजिएगा क्लाइंट कंसंट्रेशन, प्राइस बैंड, हिट्स की तादाद और दीगर मामलात में ये रेशो के बेसिस पे कैटेगरी में डाला जाता है। बीएसई और एनएसई ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी ने लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स के तहत शामिल किए जाने वाले जो क्राइटेरिया होता है उन्हें पूरा किया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को पीएमओ का अफसर बताता था। गुजरात के रहने वाले इस शख्स का नाम किरण भाई पटेल है। वो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं, इस ठग ने Z+ सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ एसयूवी की सहूलत भी ले रखी थी। हमेशा 5 स्टार होटलों में रुकता था। शक होने पर पुलिस ने जांच की तो वो फर्जी अफसर निकला। उसे 10 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसे सीक्रेट रखा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमेरात की रोज इसकी गिरफ्तारी का खुलासा किया था। इस ठग ने ट्विटर बायो में लिखा कि उसने पीएचडी की हुई है। हालांकि पुलिस उसकी डिग्री को लेकर भी जांच कर रही है। किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर की का पहला सफर फरवरी में किया था। इस दौरान उसने सभी सरकारी सहूलियात का फायदा उठाया। उस ठग ने अपने ट्विटर हैंडल में जम्मू कश्मीर दौरे के कई वीडियोस पोस्ट किए। उसके साथ सीआरपीएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किरण पटेल ने गुजरात से जायद टूरिस्ट को लाने के तरीकों को लेकर ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी की थी। दूध पथरी को टूरिज्म स्पॉट बनाने के बारे में भी उसने बातचीत की। जराये के मुताबिक इस ठग के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था। इसी के बाद उस पर कड़ी नजर रखी गई। जैसे ही वो दोबारा जम्मू कश्मीर दौरे पर गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने किरण भाई पटेल मामले में मरकजी हुकूमत पर कौमी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने हफ्ते के रोज वजारत दाखिला को किरण को Z+ सिक्योरिटी देने और जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में जाने की इजाजत देने पर सवाल खड़े किए हैं। Z+ सिक्योरिटी में 55, इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म स्टैटिक गार्ड्स होते हैं। 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं। 24 सिपाही मिलते हैं। 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती। 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं। 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर। 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिले जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन ड्राइवर्स। 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इस सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली हुई। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए?
क्या मिल सकती है? ये तीन अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने हफ्ते के रोज बीजेपी सदर जेपी नड्डा के घर के बाहर मुजाहरा किया। हंगामा बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। बता दें कि जेपी नड्डा ने बैरून मुल्क में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जहनी दिवालियेपन की जानी पड़ रही है। इससे नाराज कांग्रेस वर्कर्स बीजेपी सदर के घर के बाहर जमा हो गए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात को लेकर जुमे के रोज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में हुई मीटिंग में पार्टी ने इलेक्शन में किसी के साथ अलायंस नहीं करने का फैसला किया। एसडीपीआई के साथ अलायंस के सवाल पर कर्नाटक के कांग्रेस सदस्य डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया, हम अकेले हैं, हम अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। सीसी की मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। पार्टी तराई के मुताबिक सीसी की मीटिंग में 224 सीटों वाले कर्नाटक असेंबली में 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 20 मार्च को जारी होगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 4 से 5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा एमएलए को टिकट दिए जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस से मिले आनंद न्यामगौड़ा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गाली और धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी इख्तियार में आई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो इंस्पेक्टर से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाकया जुमेरात के रोज बागलकोट जिले का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमएलए जामखंडी कस्बे में मौलाना अब्दुल कलाम आजम सर्कल बनाने का प्लान कर रहे थे। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें समझा है कि अगर कस्बे में चौराहे पर यह बनाया गया तो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसी बात से नाराज होकर एमएलए इंस्पेक्टर पर भड़क गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान एमएलए ने कहा कि आप चुप रहिए, तुम क्या जानते हैं हम तुम्हें बताते हैं। हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत तुम्हारा साथ दे, अगर हमारी हुकूमत बन गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हफ्ते की दोपहर को एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार थे। दोनों की मौत हो गई। एक की बॉडी 2 चट्टानों के बीच जलती हुई नजर आई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम में वाक़े पर रवाना हुई। हादसा बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के बीच भक्कू टोला कोसमारा की पहाड़ी पर पेश आया। एडीसी गोंदिया के एजीएम कमलेश मेश्राम ने बताया कि इस वाकये में ट्रेनी पायलट रुशनका वर्सुका और इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत हो गई। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड की
मियाद 5 रोज और बढ़ा दिया। सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की दी। दिल्ली में एक शख्स ने चाकू से अपना गला काट लिया, फिर चाकू और पिस्तौल लेकर सड़क पर दौड़ने लगा और लोगों को भी डराया। इस दौरान उसे रोकने के लिए पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने पुलिस पर भी फायरिंग की। ये वाकया 16 मार्च का है। ये नातू कॉलोनी चौक के पास पेश आया। इसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस के मुताबिक उस शख्स की पहचान कृष्णा शेरवाल के तौर पर हुई है, जो संगीन रूप से जख्मी होने की वजह से फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। 16 मार्च को शाम 6:40 और 6:50 के बीच MS पार्क पुलिस स्टेशन में 2 PCR कॉल आए थे। जानकारी दी गई कि एक शख्स ने चाकू से अपना गला काट लिया और नाथू कॉलोनी चौक के पास चाकू लेकर दौड़ा है। आसपास लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। उसने गोलियां भी चलाई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने उस पर काबू पाने की कोशिश की। इसके चलते उसने फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस हल्का जख्मी हो गया। हालांकि बाद में उस पर काबू पा लिया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हफ्ते के रोज महाटक सुकेश चंद्रशेखर को फटकार लगाई। सुकेश ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई कर रहे जज पर इल्जाम लगाया कि वो उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। उसने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी पिटीशन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुलजिम को एक ओहदेदार पर कमेंट करने का इख्तियार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको राहत मिलती है तो कोर्ट अच्छा है, लेकिन अगर राहत ना मिले तो कोर्ट बायस्ड है। ये पिटीशन बेसलेस है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाने मामले मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना। मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में कुछ हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौन को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, ये चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी, इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।